The chapter is life processes. This is a very important chapter और इसमें लर्न करने का भी बहुत कुछ है। तो सबसे पहले हम समझाएंगे कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है। लाइफ को सरवाइव मतलब जिंदा रहने के लिए कुछ कुछ प्रोसेसेस बॉडी में चलते रहता है। उस प्रोसेस को हम लोग लाइफ प्रोसेस बोलते हैं, जो बेसिक मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है, जैसे न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ये सब कुछ जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। और भी कुछ कुछ है। तो इन सारे प्रोसेसेस को बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये अलग अलग तरह से होता है। अब जैसे अगर न्यूट्रिशन देखें तो एक सिंगल सेल्ड सपोज एमीबा है, तो उसमें न्यूट्रिशन के लिए या रेस्पिरेशन या एक्सक्रीशन किसी भी चीज़ के लिए अलग अलग ऑर्गन्स नहीं है। उसमें बस एक सेल है और वही सारा फंक्शन खुद कर ले रहा है। शेप चेंज कर करके खाना भी ले रहा है, उसको डाइजेस्ट करके वो शेप चेंज कर करके निकाल भी दे रहा है, रिप्रोड्यूस भी कर रहा है एक ही सेल से। रेस्पायर करने के लिए वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ले रहा है। और सिंस उसका बॉडी डिज़ाइन इतना सिंपल है कि जिस तरह से हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं लंग्स में जाता है, फिर वो वहाँ से पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन जो सिंगल सेल्ड या स्मॉलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है वो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिर्फ डिफ्यूज होकर ही पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। तो मल्टीसेल्युलर और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में ये डिफरेंस होता है। जितना ज़्यादा हम लोग हायर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में जाएंगे, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होगा, उतना स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स का ज़रूरत पड़ेगा। तो इसी वजह से मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में हर काम को करने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स हैं। तो फर्स्ट हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। Now you see I have marked these portions. So ये पोर्शन तुम लोग खुद से लाइन बाय लाइन रीड करना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। What is nutrition? The act of acquiring energy. The act of acquiring food is called nutrition. लिविंग बींग्स को फूड कहाँ से मिलता है? प्लांट्स अपना फूड खुद प्रोड्यूस करता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय यूजिंग डिफरेंट मटीरियल्स, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, जैसे हम लोग, जो भी प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं अपना फूड रिक्वायरमेंट के लिए, प्लांट या फिर किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर। तो सब अलग अलग कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस कंज्यूम करता है और बॉडी में ब्रेकडाउन जब वो होता है तो वो एक पूरा केमिकल प्रोसेस है। जैसे हम लोग आज ब्रेड खा रहे हैं तो ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट है अलग अलग फॉर्म में। अब उसको सिंपल ग्लूकोज में ब्रेक करना होगा ताकि बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर पाए और उससे एनर्जी प्रोड्यूस कर पाए। तो डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स को कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपल ग्लूकोज में ब्रेक करने के लिए जो प्रोसेस है, उसके लिए अलग अलग रिएक्शंस होगा और उसमें एंजाइम्स का ज़रूरत पड़ता है। एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट्स, जो हम लोगों के बॉडी में है कैटलिस्ट का काम करता है, मतलब वो रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। तो इस तरह से जितना भी कॉम्प्लेक्स फूड हम लोग खाते हैं वो सिंपल फॉर्म में डाइजेस्ट हो जाता है और उसके बाद बॉडी उसको एब्जॉर्ब करता है। सो फर्स्ट आई विल बिगिन विथ ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन मतलब प्लांट्स में होता है, जहां अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। और भी जो मिनरल्स वगैरह चाहिए वो प्लांट को सॉइल से मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से मिल रहा है, इस तरह से अलग अलग फॉर्म में मिल जाता है। प्लांट कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करता है और वो कार्बोहाइड्रेट कुछ प्लांट यूज कर लेता है खुद का बॉडी मेंटेन करने के लिए, और जो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट होता है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाता है प्लांट के डिफरेंट ऑर्गन्स में, कभी रूट्स में, कभी फ्रूट्स में, स्टेम में, लीव्स में, कहीं पर भी। फिर यही कार्बोहाइड्रेट अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट होते रहता है और हम लोगों का न्यूट्रिशन मिलता है। सी दिस इज द बेसिक इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होकर ग्लूकोज दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, एंड इट इज रिलीजिंग वाटर वेपर। तो फोटोसिंथेसिस का जो अलग अलग स्टेप्स है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। प्लांट में जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है उसको क्लोरोफिल बोलते हैं। तो वो लाइट एनर्जी को, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है।
फिर इस लाइट एनर्जी को वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और उस केमिकल एनर्जी से ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ना H2O, ये ब्रेक होकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड इन सब के साथ रिएक्ट करता है। प्रोसेस को रिडक्शन बोलते हैं, बिकॉज अगर हाइड्रोजन ऐड होता है या ऑक्सीजन चला जाता है तो उसको रिडक्शन बोलते हैं। सो कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर ग्लूकोज फॉर्म करता है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। तो फोटोसिंथेसिस में ये 3 बेसिक स्टेप है। क्या स्टेप है फिर से रिवाइज करेंगे। सबसे पहले लाइट एनर्जी का एब्जॉर्ब होना, फिर उस लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना, और केमिकल एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट कर देता है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होता है इनटू कार्बोहाइड्रेट, और यही कार्बोहाइड्रेट प्लांट के लिए फूड है। लेकिन ये जो 3 स्टेप है जरूरी नहीं है कि ये पर होते जाएगा एक के बाद एक के बाद एक। जैसे कभी कभी क्या होता है, डेजर्ट प्लांट्स रात को कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है क्योंकि वो स्टोमाटा दिन में अपना खोलना नहीं चाहता, तो एटमॉस्फेयर से वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया और एक इंटरमीडिएट सब्सटेंस बना लिया। मतलब ना वो ग्लूकोज बना और ना वो कार्बन डाइऑक्साइड रहा, बीच का एक सब्सटेंस बन गया। फिर दिन में जब लाइट एनर्जी मिलेगा तो वो रिएक्ट होकर फर्दर ग्लूकोज बन जाएगा। तो इस तरह से प्लांट्स अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग काम करते हैं। अब हम लोग को 2 एक्टिविटी पढ़ेंगे, दोनों में क्या कंक्लूजन है वो हम लोग समझेंगे एक्टिविटी पढ़ते पढ़ते। तो सबसे पहले इसमें क्या किया गया है, एक वैरीगेटेड लीफ लिया गया है। वैरीगेटेड लीव्स मतलब इस तरह से पूरे लीफ में क्लोरोफिल नहीं होता, कहीं डार्क कहीं लाइट कलर रहता है, कहीं क्लोरोफिल है कहीं पर नहीं है। एग्जाम्पल मनी प्लांट। तो एक प्लांट लिया गया जिसमें वैरीगेटेड लीव्स है और उसको अंधेरा में छोड़ दिया गया 2-3 दिन के लिए। अंधेरा में है तो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा है, तो प्लांट के बॉडी में जितना भी स्टार्च था वो सब कुछ यूज्ड अप हो गया। प्लांट सारा स्टार्च अपना खुद का यूज कर लिया। फिर प्लांट को 6 घंटा के लिए धूप में छोड़ा गया, तो प्लांट वापस फोटोसिंथेसिस शुरू कर दिया। उसके बाद उसमें से एक पत्ता तोड़ा गया। तो 6 घंटा धूप में क्यों छोड़े, ताकि थोड़ा सा स्टार्च फॉर्म हो जाए। और पत्ता क्यों तोड़ दिए, ताकि जब वो स्टार्च बन गया अब वो प्लांट के बॉडी में ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। जहां जहां क्लोरोफिल था वहां वहां फोटोसिंथेसिस हुआ और वहां वहां स्टार्च बन गया। फिर इस लीफ को वाटर में बॉईल किया गया, अल्कोहल में रखा गया। अल्कोहल में रखने से उसका सारा ग्रीन कलर चला गया क्योंकि क्लोरोफिल निकल गया उसमें से। उसके बाद उसमें आयोडीन सोल्यूशन में उसको रखा गया। तो हम लोगों को पता है कि आयोडीन सोल्यूशन देने से स्टार्च ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है, तो ब्लू ब्लू कलर का जगह जगह हो गया। तो इससे क्लियरली समझ में आ रहा है कि जहां जहां क्लोरोफिल था वहां वहां स्टार्च बना और वहीं वहीं ब्लू ब्लैक कलर हुआ। तो ये समझ में आया कि क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। जो येलो पोर्शन दिख रहा है वहां क्लोरोफिल नहीं था, तो वहां फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, जिसके वजह से वहां पर स्टार्च प्रोड्यूस नहीं हुआ। So this activity shows the importance of chlorophyll in the process of photosynthesis. Next activity ये है, 2 प्लांट लिया गया। इसको भी वही था कि 2-3 दिन के लिए धूप में अंधेरा में रखा गया ताकि सारा स्टार्च यूज्ड अप हो जाए। फिर इस तरह से कवर करके जार में रखा गया और एक चाइना डिश में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा गया। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखने से इसका सारा कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो गया, बिकॉज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। तो फर्स्ट जार में कार्बन डाइऑक्साइड है ही नहीं और सेकेंड जार में कार्बन डाइऑक्साइड है। तो अब जब 2-3 दिन के बाद धूप में अंधेरा में रखा गया था, फिर 6 घंटा के लिए धूप में रखा जा रहा है, तो सेकेंड केस में तो फोटोसिंथेसिस हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट केस में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रहा है। फिर इनके लीफ को प्लग करके अगर हम लोग वैसे ही अल्कोहल सोल्यूशन में रखेंगे और आयोडीन सोल्यूशन देंगे तो ये दिखेगा कि फर्स्ट केस में लीफ ब्लू कलर का नहीं हुआ क्योंकि वहां फोटोसिंथेसिस ही नहीं हुआ, तो स्टार्च कहां से आएगा। और सेकेंड केस में देखेंगे कि वो लीफ ब्लू कलर का हो गया, ब्लू या ब्लैक कलर का।
तो दिस एक्टिविटी शोज दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब ये स्टोमाटा हम लोगों को पता है क्या होता है। स्टोमाटा लीफ में पोर्स होता है, होल्स होता है, जिससे गैस एक्सचेंज होता है। लेकिन पूरे टाइम के लिए स्टोमाटा खुला नहीं रहता है। ये 2 किडनी शेप्ड का जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं गार्ड सेल्स। सी इट इज रिटन हियर, द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग पोर इज अ फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल्स। जब गार्ड सेल्स स्वेल हो जाता है, फूल जाता है, उसके अंदर पानी जाता है तो स्टोमाटल पोर खुल जाता है। लेकिन जब वो श्रिंक करता है पानी निकलने की वजह से, तो ये पोर बंद हो जाता है। तो इस तरह से ऑन एंड ऑफ का काम करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फिर हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? वो न्यूट्रिशन जिसमें प्लांट के ऊपर ऑर्गेनिजम्स डिपेंडेंट होता है, प्लांट या फिर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर। हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन का बहुत सारा मोड है। जैसे सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन जो मशरूम्स में होता है। फिर पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होता है जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स, होस्ट ऑर्गेनिज्म से फूड को या न्यूट्रिशन को सक किया जाता है, जैसे लाइस, टिक्स, कसकटा प्लांट है। तो इस तरह से हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी डिफरेंट होता है। और एक होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन जो ह्यूमन बींग्स में है और एमीबा में है, कि हम लोग पूरा फूड एक बार में खा लेते हैं और फिर धीरे धीरे डाइजेस्ट करते हैं। नाउ कम्स द टॉपिक, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। हर ऑर्गेनिज्म का न्यूट्रिशन लेने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे इस केस में ये हम लोग ऑलरेडी स्टैंडर्ड 9 में देख चुके हैं। एक एमीबा के पास अगर फूड पार्टिकल है तो स्यूडोपोडिया के हेल्प से वो अपना शेप चेंज कर रहा है और वो खाना उसके अंदर घुस गया। फिर जब वो डाइजेस्ट हो जाएगा तो उसका वेस्ट प्रोडक्ट इसी तरह से धीरे धीरे बॉडी के बाहर भी आ जाएगा। सो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। इसी तरह से मेन हम लोग ह्यूमन बींग्स का पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन किस तरह से होता है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो वॉच द वीडियो वेरी केयरफुली। फूड जो हम लोग खाते हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और उसका टेक्सचर अलग अलग होता है। तो सबसे पहले खाना जब मुंह में जाता है, टिथ के हेल्प से उसको क्रश किया जाता है और सलाइवा के साथ मिक्स होकर वो सॉफ्ट बन जाता है। सलाइवा में सैलिवरी ग्लैंड्स सलाइवा सिक्रीट करता है। सलाइवा में एक्चुअली एक एंजाइम है दैट इज कॉल्ड सैलिवरी अमाइलेस। सो यू हैव टू लर्न द नेम ऑफ दीज एंजाइम्स एंड कौन सा एंजाइम किस चीज को ब्रेक कर रहा है ये भी लर्न करना है। सो सलाइवा सैलिवरी अमाइलेस, सलाइवा में सैलिवरी अमाइलेस रहता है जो स्टार्च को ब्रेक करता है। स्टार्च एक बहुत कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, उसको वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। तो डाइजेशन का जो पहला स्टेप है वो माउथ से ही शुरू हो गया। सबसे पहले क्या डाइजेस्ट हुआ? स्टार्च, और वो शुगर बन गया। फिर फूड सलाइवा के साथ अच्छे से मिक्स हो जाता है और वो सॉफ्ट हो जाता है। इसके बाद वो धीरे धीरे करके फूड पाइप से नीचे उतरेगा। तो फूड पाइप का वॉल्स क्या करता है? धीरे धीरे फूड को इस तरह से पुश करता है। दिस पुशिंग मूवमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। क्योंकि एक बार में खाना ऐसे रोल होकर गिरेगा स्टमक में तो उसका वॉल्स को हार्म होगा, इस वजह से धीरे धीरे आता है। द नेक्स्ट ऑर्गन इज स्टमक। ये एक लार्ज मस्कुलर ऑर्गन है जो खाना के जाने से एक्सपैंड हो जाता है। इसमें भी डाइजेस्टिव जूसेस हैं। फूड यहाँ पर 2 to 3 आवर्स के लिए रहता है। तो स्टमक में क्या रिलीज होता है? स्टमक में 3 चीज रिलीज होता है। एक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक म्यूकस और एक एंजाइम रहता है जिसका नाम है पेप्सिन। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम है ये हम लोग पहले भी पढ़े हैं। फूड में जो जर्म्स रहता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको किल करता है। दूसरा उसका काम ये है कि ये पेप्सिन जो एंजाइम है ये प्रोटीन ब्रेक करता है। प्रोटीन को सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक करेगा, लेकिन वो तभी पॉसिबल है अगर पूरा फूड एसिडिक होगा। तो हम लोग तो एसिडिक फूड नहीं खा रहे हैं, तो अब फूड को एसिडिक बनाने का काम हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन। पेप्सिन तभी काम कर पा रहा है जब खाना एसिडिक हो रहा है।
और दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम है जर्म्स किल करना। फिर नेक्स्ट सिक्रीशन है म्यूकस। म्यूकस क्या करता है? स्टमक के वॉल्स को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो पूरे स्किन को जला देगा। तो इस वजह से म्यूकस प्रोटेक्ट करता है ताकि स्टमक का वॉल्स जले नहीं। और थर्ड पेप्सिन है सब्सटेंस, एंजाइम। तो पेप्सिन प्रोटीन को ब्रेक करता है। तो इस तरह से हम लोगों को हर एक ऑर्गन के बारे में पढ़ना है। तो स्टमक में जितना डाइजेशन होना था हो गया। इसके बाद खाना जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्टमक से भी जब खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, वो एक बार में रिलीज नहीं होता। स्फिंक्टर मसल बोलकर मसल है जो धीरे धीरे स्मॉल अमाउंट्स में स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना भेजते रहता है। स्मॉल इंटेस्टाइन एक्चुअली लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंटरी कैनल का, और वो इतने छोटे से जगह में फिट किया हुआ है कि उसमें इतना ज्यादा कॉइलिंग है। स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा खाना कंप्लीटली डाइजेस्ट यहीं पर होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग होता है, जिससे ग्रास को डाइजेस्ट करना डिफिकल्ट होता है। तो इसी वजह से हर्बीवोर्स का स्मॉल इंटेस्टाइन साइज में बड़ा होता है। कार्निवोर्स मीट खाते हैं जो कि इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, तो उन लोगों का स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा होता है। See, it is written, small intestine is the site of complete digestion of carbohydrates, proteins and fats. तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ से सिक्रीशंस आता है? लिवर और पैनक्रियास से। और स्मॉल इंटेस्टाइन खुद भी अपना जूसेस सिक्रीट करता है। तो लिवर से बाइल जूस आता है। बाइल जूस क्या करता है? फैट्स जो खाना में रहता है उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर देता है, जिसको बोलते हैं इमल्सिफाइंग फैट्स। इमल्सिफाई जो वर्ड है, इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए बस ऐसे ही लर्न करना होगा कि वो फैट मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे सब्सटेंस में ब्रेक करता है, एंड इट इज कॉल्ड इमल्सिफाइंग फैट्स। क्यों छोटे छोटे में सब्सटेंस में ब्रेक किया? क्योंकि अगर सब्सटेंस छोटा रहेगा तो एंजाइम्स उसमें ठीक से काम कर पाएगा। पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस निकल रहा है, उसके अंदर एंजाइम्स होता है, जैसे ट्रिप्सिन। पहले था पेप्सिन, अभी है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। फिर उसके अंदर लाइपेज होता है जो फैट्स को डाइजेस्ट करता है। इंटेस्टाइन के खुद के वॉल से भी जूस निकलता है, जिसको बोलते हैं इंटेस्टिनल जूस। तो ये सारा ओवरऑल एंजाइम्स मिलकर प्रोटीन्स को फाइनली अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, और फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो इस तरह से ये फाइनल प्रोडक्ट्स हो गया। अब बॉडी क्या करेगा? इन सबको एब्जॉर्ब कर लेगा और इससे एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट और मिस हो गया। जब स्टमक में खाना था तब वो एसिडिक था, क्योंकि वहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। लेकिन ये ट्रिप्सिन जो एंजाइम है, ये तभी काम करेगा अगर पूरा खाना अल्कलाइन होगा, मतलब बेसिक होगा। तो अब एक बार एसिडिक था, अब उसको बेसिक बनाना होगा। ये काम बाइल जूस ही करता है। तो बाइल जूस का भी 2 काम होता है, एक टू मेक द मीडियम अल्कलाइन, दूसरा टू ब्रेक द फैट इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स या सब्सटेंसेस। तो अब खाना पूरा डाइजेस्ट हो गया। स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है, विली। ये पहले भी बताया हुआ है, ये सब क्लास 7 में था। जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन का वॉल है, इसके अंदर स्मॉल हेयर जैसा स्ट्रक्चर्स होता है इस तरह से। तो ये हेयर जैसा स्ट्रक्चर एक्चुअली में कैसा होता है? इसको अगर सिंगल ड्रॉ करेंगे तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, और इसके अंदर है ना ब्लड वेसल्स रहता है। तो जो खाना बाहर है, खाना यहां पर है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये खाना अंदर घुस रहा है, विली अब्सॉर्ब कर रहा है। विली में जाने से ये ब्लड वेसल्स में आ जा रहा है। तो जब ब्लड वेसल्स में खाना आ गया, अब ब्लड में जैसे जैसे ब्लड पूरे बॉडी में घूम रहा है, वो खाना पूरे बॉडी में घूम रहा है। तो यही होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। विली फूड पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करता है,
जिससे वो ब्लड वेसल्स के अंदर जाता है और पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ओके, सो द डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन। इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में बहुत सारा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है विली, जिसके अंदर ब्लड वेसल्स हैं। विली के होने से सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। अगर ये हेयर जैसा सिक्रीशंस नहीं होता, पार्ट नहीं होता, तो खाना एब्जॉर्ब होने में बहुत टाइम लगता। फिर जब सारे बॉडी पार्ट्स को, सेल को खाना मिल जाता है, तो वो फूड यूटिलाइज होता है रिपेयर करने में, सेल्स को एनर्जी प्रोड्यूस करने में और अलग अलग काम में। जो खाना एब्जॉर्ब नहीं हुआ वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर और कुछ कुछ मिनरल्स एब्जॉर्ब होता है और बाकी का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बॉडी से रिलीज कर दिया जाता है वाया एनस। और वेस्ट मटेरियल भी धीरे धीरे करके बॉडी से निकलता है। इसको भी कंट्रोल करने के लिए मसल है, एंड दैट मसल इज कॉल्ड एनल स्फिंक्टर। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। Watch the video twice because this is really a lot to learn. Last topic है न्यूट्रिशन में डेंटल कैरीज। क्या होता है कि जब हम लोग खाना खाते हैं वो दांत वगैरह के बीच में फंसा हुआ रह जाता है, तो फूड में शुगर है और शुगर में फिर बैक्टीरिया लग जाता है। वो बैक्टीरिया जब फूड को डिकम्पोज कर रहा है तो एसिड प्रोड्यूस करता है, और हम लोगों का टेथ कैल्शियम और फॉस्फोरस इन सब से बना हुआ है, तो वो बेस है। तो एसिड बेस का रिएक्शन होता है, जिसके वजह से जो लेयर है टिथ का वो खराब हो जाता है, येलोइश हो जाता है और वीक हो जाता है। तो इसी वजह से बोला जाता है कि मील्स के बाद ब्रश करना चाहिए ठीक से, मतलब आफ्टर डिनर, ताकि कुछ भी फूड सब्सटेंस फंसा हुआ नहीं रहे। और अगर इस चीज़ को इग्नोर करेंगे तो ये आगे जाकर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर न्यूट्रिशन।